दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत को 5 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया था, जिनमें पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय भारत और चौथा था तटवर्ती मैदान और पांचवा पार्ट था द्वीपीय क्षेत्र। तो इसके विभाजन को हम लोगों ने वहाँ पर समझ लिया था, लेकिन आज की क्लास में हम उसके पहले पार्ट उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र किन किन राज्यों में फैला है, कौन से क्षेत्र हैं। इसको समझने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम यहाँ पर मैप में समझेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र में आता है लद्दाख, ये ऊपर वाला भाग लद्दाख है और ये क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर है, ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है और ये क्षेत्र जो है उत्तराखंड है। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से यहाँ से ये क्षेत्र उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, नेपाल हो जाएगा और ये तिब्बत वाला चीन वाला क्षेत्र और यहाँ पर सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आज हम लोग केवल इसी मुद्दे पर ही बात कर पाएंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पूरे मैप में बनाएंगे इस क्षेत्र को, सिर्फ इतना ही क्षेत्र बनाएंगे और इस क्षेत्र को यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों ये उसी मैप का एक अलग हिस्सा है। इसमें हम उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है सिर्फ उसी को दिखाना चाहेंगे। चूँकि विविधता इतनी ज़्यादा है इसलिए हमको काफ़ी बड़ा मैप बनाना पड़ा ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 श्रेणियाँ पड़ती हैं इसमें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, जिनमें पहली श्रेणी है ट्रांस हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय ये तिब्बती क्षेत्र में है। तो ट्रांस हिमालय आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है। ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। इसका नाम है ट्रांस हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। अब सबसे पहली समस्या क्या है? अवसाद क्या है? अवसादी चट्टानें बनती कैसे हैं? तो दोस्तों थोड़ा सा हम एक यहाँ पर चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई झील है और इस झील में पानी आके प्रत्येक वर्ष इसमें भर जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जब पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, कीचड़, गाद लेके आते हैं, गाद मतलब कीचड़, और ला के इसी झील में क्या है डाल देती हैं। तो हर साल यही नदी इसी तरीके से मिट्टी, कीचड़ ला के जमा करती जाती है। तो परत दर परत जो मिट्टी का जमाव होता है उसी को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है ये अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। ये चित्र हमारे ख्याल से आप समझ में पा रहे होंगे, पूरा चित्र देख सकते हैं। ये नेपाल क्षेत्र है, ये नेपाल है और नेपाल के उत्तर में ये कई पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? तिब्बती क्षेत्र में। दोस्तों ये जब ये ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में पहुँचती है, भारत में पहुँचती है, तो ये कई पार्टों में बढ़ जाते हैं। तो इसका सबसे पहला पार्ट देखिएगा ऐसे करके आती है और इसका सबसे पहला पार्ट है काराकोरम। प्रश्न पूछा जाता है काराकोरम किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है। इसका नाम हम इधर की तरफ लिख रहे हैं, काराकोरम। यह प्रश्न पूछा जा सकता है काराकोरम किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? तो काराकोरम अवसादी चट्टानों से ही मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से। तो जाहिर सी बात है उसका भाग काराकोरम है, तो काराकोरम भी अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इसकी एक और श्रृंखला विभाजित हो जाती है काराकोरम और दूसरी श्रृंखला है लद्दाख। और इसी की तीसरी श्रृंखला है जास्कर।
तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय जब भारत में प्रवेश करती है तो ये कई भागों में विभाजित हो जाती है। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। दोस्तों एक बार पेपर में इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम बनाने के लिए आया था काराकोरम, तो इसको आप याद रखने के लिए कलजही याद रख सकते हैं, कलजही, क्योंकि नीचे हिमांचल हिमालय है। तो इस तरीके से इसकी 3 श्रेणियां हैं। अब दोस्तों अगर ट्रांस हिमालय में देखा जाए, ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम है, तो यहाँ पर कई आपको ग्लेशियर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्लेशियर, जिनमें सबसे पहला जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है। अगर पूछ लिया जाए सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस क्षेत्र में है, तो वो है लद्दाख क्षेत्र में। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्थित क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर एक तरीके से बर्फ की एक मोटी चादर होती है जो काफ़ी बड़ी होती है। क्या नाम है? सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर लंबाई देखी जाए तो लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। कितना? 72 किलोमीटर के आसपास। उसके साथ साथ काराकोरम में एक और ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है हिस्सार। हिस्सार, और हिस्सार जो है 61 किलोमीटर का है। और हिस्सार के बाद एक और है बैफो। बैफो है 60 किलोमीटर का। और एक और है यहाँ पर बाल्टोरा। बाल्टोरा, और ये है 58 किलोमीटर का। तो यहाँ पर देखें तो आपको कई सारी ग्लेशियर दिखाई पड़ेंगे। कहाँ पर? काराकोरम में। दोस्तों काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कृष्णगिरी है, सॉरी केटू गार्डविन ऑस्टिन। तो इस चोटी का नाम आप लिख सकते हैं केटू गार्डविन ऑस्टिन। केटू गार्डविन ऑस्टिन। तो दोस्तों पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी? केटू गार्डविन ऑस्टिन। ये कहाँ पर है? इस क्षेत्र पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो कुछ लोग ये बता देते हैं कि ये पाकिस्तान में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन ये क्या है? पूरी तरीके से गलत है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू गार्डविन ऑस्टिन है, और भारत सरकार ने अभी इस चोटी को मतलब इस क्षेत्र को पाकिस्तान को नहीं दिया है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। तो पूछा जाता है केटू गार्डविन ऑस्टिन की सबसे ऊंची चोटी है भारत की है, इसकी ऊंचाई कितनी है? और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि काराकोरम का प्राचीन नाम क्या है, तो काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको काराकोरम के कई रेंज हो जाते हैं। और देखा जाए तो काराकोरम या ट्रांस हिमालय कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय से 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। वैसे क्यों कहें तो ट्रांस हिमालय से तो कई सारी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन 3 बड़ी नदी निकलती हैं, जिनमें सबसे पहली नदी कौन सी है? सिंधु नदी, दूसरी है सतलज है, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। तो ये इधर से निकल के सिंधु नदी हो जाएगी, और फिर सतलज है, और इधर की तरफ जो है ब्रह्मपुत्र है, जिसको तिब्बत में शांगपो कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से ट्रांस हिमालय आपका तैयार होता है। उसके बाद जो दूसरी हिमालय की श्रेणी है उसका नाम है ग्रेट हिमालय। क्या नाम है? ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय या इसी को ग्रेट हिमालय, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं इस श्रेणी में, और इस कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्रि भी कहा जाता है। हिमाद्रि हिमालय, हिमाद्रि हिमालय कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे बृहत हिमालय भी कहा जाता है। अब ग्रेट हिमालय की जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है।
पूछा जाता है कि इसका क्रोड किसका बना हुआ है, तो इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट हिमालय का क्रोड कितना है, किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट की। दोस्तों अगर हिमाद्री हिमालय की अगर औसत ऊंचाई पूछा जाए तो लगभग 6100 मीटर के आसपास है। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। यानी उत्तर से पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगभग 2500 किलोमीटर ये लंबी है। अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए तो ये चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर से, कहीं कहीं 120 किलोमीटर है और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर तक हो जाती है, अर्थात एक बहुत ही मोटी श्रृंखला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक चौड़ा रास्ता है। इस चौड़े रास्ते को हिंज लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंज लाइन, अर्थात सचर जोन भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सांगपो नदी या ब्रह्मपुत्र नदी दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में किस मार्ग से गुजरती है, तो इसे हिंज लाइन भी कहा जाता है। हिंज लाइन या इसी को सचर जोन भी कहा जाता है। सचर जोन भी कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ की बहुत सारी विविधताएं आपको समझने को मिलती हैं। दोस्तों हिमालय के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय के पूर्वी भाग को नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा। और दोस्तों ये सिक्किम के पास ही, ये सिक्किम से होके जाती है ये श्रेणी, तो सिक्किम को आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इस तरीके से, तो सिक्किम से भी ये पर्वत श्रेणी होके जाती है। उसके बाद हम बात करें कि जो हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में। इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, या कहीं कहीं इसे 8850 मीटर भी कहा जाता है। दोस्तों अगर इस पर्वत श्रेणी को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमो क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। और चोमोलुंगमा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका पर्वतों की रानी होता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसी श्रेणी को, ये थोड़ा सा ऊपर बन गई है, और उत्तराखंड में इसमें गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद और कई सारी नदियाँ इसी क्षेत्र से निकलती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला हिमालय की पर्वत श्रेणी है और वो पर्वत श्रेणी का नाम है हिमांचल हिमालय। क्या नाम है? हिमांचल हिमालय है। इस पर्वत श्रेणी को नाम हम नीचे रख देते हैं। इसका नाम है हिमांचल हिमालय। और हिमांचल हिमालय के कई नाम हैं। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय भी कहा जाता है। एक नाम और है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे एक रास्ता था जिसको हमने हिंज लाइन से बताया था, उसी तरीके से ग्रेट हिमालय यानी इस हिमालय और इस हिमालय के बीच में भी एक चौड़ा रास्ता है। इस चौड़े रास्ते को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किनके बीच है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट हिमांचल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है। उसके बाद यहाँ पर
कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं इसी क्षेत्र में, जो अपने स्वास्थ्यवर्धक घाटियों के रूप में जानी जाती हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में, कश्मीर क्षेत्र में जो घाटियाँ हैं उन्हें सोनमर्ग, सेनमर्ग, टनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में। ये खूबसूरत वादियाँ हैं जो अपने स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि ये सेनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित हैं ग्रेट हिमालय और हिमाचल हिमालय के मध्य में। उसके बाद कश्मीर के बाद कांगड़ा आ जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल, स्पीति, तो ये सारे स्थल कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। और ये भी कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच में है। इसी तरीके से उत्तराखंड में कुछ स्वास्थ्यवर्धक मैदान यानी खूबसूरत मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें उग्याल और पयार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? उग्याल और पयार। ये दोनों मैदान कहाँ पे मिलेंगे? उत्तराखंड में। किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित हैं? तो ये ग्रेट हिमालय और हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में स्थित हैं। तो इस तरीके से यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से एक अगली पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग शिवालिक पर्वत श्रेणी कहते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी या इसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, या इसी को उप हिमालय कहा जाता है, या इसी को निम्न हिमालय भी कहा जाता है। तो शिवालिक जो है पंजाब के पोतवार बेसिन से शुरू होकर ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आई है और अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचती है। तो इसे पंजाब के पोतवार बेसिन से प्रारंभ माना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इस हिमालय के नामों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम इसका मिलता है शिवालिक हिमालय। इसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है बाह्य हिमालय। कौन सा नाम है? बाह्य हिमालय। अब बाह्य हिमालय क्यों कहा जाता है? देखने में तो ये लगता है कि बाह्य ट्रांस हिमालय है, तो शिवालिक को बाह्य हिमालय क्यों कहा जाता है? दरअसल में जब आप मध्य एशिया से ये विश्व स्तर पर आप इस पर्वत श्रेणियों को देखेंगे तो ये स्पष्ट रूप से शिवालिक जो है आपको बाह्य हिमालय के रूप में पता चल जाएगा कि ये वाकई में बाहर है। तो शिवालिक हिमालय का उद्भव सबसे बाद में हुआ है। अगर इनके उद्भव का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का उद्भव हुआ है, फिर ग्रेट हिमालय का, फिर लघु हिमालय का, और सबसे बाद में निम्न हिमालय या शिवालिक का उद्भव हुआ है। या कह सकते हैं सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे नवीन पर्वतमाला जो है शिवालिक है। तो शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बोर्ड में जगह नहीं रह गई है, इस कारण थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में ये कई पर्वत श्रेणियों के नाम से जाना जाता है, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिशमी। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो एक क्रम में स्थित हैं। तो इस तरीके से हिमालय की जो शिवालिक रेंज है और हिमाचल हिमालय है, इन दोनों के बीच में एक रास्ता है, जैसे शेष रास्ते आपने देखा था। और इस रास्ते का नाम है बृहत सीमांत दरार। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं, बृहत
सीमांत दरार। तो इस तरीके से अगर इनका क्रम पूछा जाए तो बृहद सीमांत दरार, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और सचर जोन या हिंज लाइन। तो इस तरीके से आपको इन रास्तों का क्रम, पहाड़ियों का क्रम, पर्वत श्रेणी, पर्वतों का नाम, ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको इस बोर्ड में उपस्थित मिल गई हैं। तो हमें विश्वास है कि इसके बारे में आपको बेहद अच्छी तरीके से जानकारी हो गई है। तो इनमें से शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कई क्षेत्र स्थित हैं, जैसे देहरादून, कुथरी-दून, पटली-दून और हरिद्वार इसी बीच में स्थित हैं। कौन कौन से? देहरादून, पटली-दून, कुथरी-दून और हरिद्वार। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शिवालिक रेंज सबसे बाद का उद्भव है। ये माना जाता है कि इसका उद्भव मध्य मायोसीन काल से निम्न प्लीस्टोसीन काल के मध्य हुआ है। तो दोस्तों, हिमालय के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी, और अगर अच्छी लगे और आगे भी क्लास की ज़रूरत है तो मेरे चैनल को प्रमोट करिए। मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको कहीं भी कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा सिलेबस के साथ, पूरे रिसर्च के साथ एक एक बिंदुओं को ढंग से समझाते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर राय अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए अच्छा महसूस करें। थैंक यू।